नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम 2.0 पर मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विशेष हम लोग कर रहे हैं और आज ये उसकी अंतिम या उद्यापन क्लास है। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश विशेष आपका जो पूर्वावलोकन में यानी जो आपकी अपर वाली परीक्षा होती है, अवर वाली परीक्षा होती है, उसमें जो जो सवाल पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश विशेष से वो सारे हम आज खत्म कर लेंगे। आज की क्लास में आपको बहुत ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, मतलब सवाल तो लगभग वही 50-55 है, लेकिन चूंकि करंट अफेयर्स के ज्यादा सवाल हैं तो क्वेश्चन मैं सब लगा के लाया हूं, इसलिए ताकि आपको करंट के क्वेश्चंस की प्रकृति पता चलता रहे, इसलिए। ठीक है, तो मतलब जल्दी जल्दी कर लेंगे। जो करंट अफेयर्स वाले सवाल हैं उन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उनको करके सीधे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, जो भी कर सकते हैं कि डिकोड एग्जाम आपका पुराना वाला जल्द से जल्द वापस आ जाए ताकि आप रिवीजन उस पर प्रॉपर कर पाए। ठीक है, चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 9 और उत्तर प्रदेश विशेष की आपकी अंतिम क्लास। भारत का भूगोल भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, 3-4 क्लास उसमें भी और रह रही हैं, मैक्सिमम 29 या 30 क्लास उसमें होंगी। भारत का भूगोल भी आपका समाप्त हो जाएगा। फिर मैं सोच रहा हूं जो सबसे हवा विषय आपको लगता है अर्थव्यवस्था है ना, जो इकोनॉमिक्स है वो आपको बहुत हवा लगता है, तो देखते हैं उसके जो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सारा कराने का तो कोई मतलब है नहीं, है ना, उसमें करंट अफेयर से ज्यादा चीजें रहती हैं। देखते हैं उसको भी जैसे भी हो पाएगा। मैं सोच रहा हूं इकोनॉमिक्स शुरू करा दूं आपको। ठीक है, चलो खैर, तो आज का पहला जो चैप्टर है आपका वो है विभिन्न पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जो भी सवाल आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश विशेष के हों या किस भी तरीके से हों, है ना, वो इस चैप्टर में इंक्लूड किए गए हैं। तो देखते हैं, समझते चलते हैं। जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा उसको जल्दी स्किप करेंगे, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर से कूट लीजिए। व्यक्ति और सम्मान कौन कौन सा किस किस को दिया गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, व्यक्ति और सम्मान आपसे पूछा गया है, कौन कौन सा किस किस को दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली है क्या, आपको यह पता होना चाहिए आपके यहां जो भारत रत्न दिए जा रहे हैं, पद्म श्री, पद्म विभूषण, वो प्राय किस किस लोगों को दिए जा रहे हैं, और उसमें भी आप जो पद्म वाले पुरस्कार हैं उसमें उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनका नाम याद कर लेंगे। यहां से हमें यह सीख मिलती है। ठीक है, बाकी भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, आपको पता होगा ये फैक्ट, और उसकी आकृति क्या होती है, एक पीपल का पत्ता होता है तांबे का, उस पर प्लेटिनम का सूरज जैसा बना हुआ होता है और नीचे चांदी से लिखा होता है भारत रत्न। ठीक है, चलो तो ये भारत रत्न इस तरीके से मिलता है। बाकी ये जो तीनों पुरस्कार हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और तीसरा पद्म श्री, इनके विषय में भी याद रखना, जिसका जितना बड़ा नाम वो उतना बड़ा। जैसे पद्म श्री सबसे छोटा है, पद्म भूषण उससे बड़ा है, और पद्म विभूषण जो है वो आपका जो है क्या है, सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा इनमें पद्म विभूषण है, ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। 1954 से शुरू हुए हैं। प्रति वर्ष मैक्सिमम पद्म पुरस्कार कितने दिए जा सकते हैं, 120। याद रखना, मैक्सिमम 120 पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं प्रति वर्ष। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा होती है। सेम कंडीशन भारत रत्न के साथ है, लेकिन भारत रत्न आवश्यक नहीं है कि प्रतिवर्ष दिया जाए। ठीक है, भारत रत्न आपके अभी तक शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो संख्या में 48 भारत रत्न दिए गए हैं, और प्रतिवर्ष मैक्सिमम 3 भारत रत्न ही दिए जा सकते हैं। रिसेंट वाले 2019-20 में दिए गए थे। ठीक है, चलो तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी बीच में 2 बार के लिए पद्म पुरस्कार भी रोके गए हैं। एग्जैक्ट डेटा मुझे 78-79 है और 93 से 97 है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, और इसी 80 के आसपास ही भारत रत्न भी एक बार बीच में रोका गया था। ठीक है, तो इस प्रकार का फैक्ट का क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि कितने भारत रत्न मैक्सिमम दिए जा सकते हैं, कितने, तो ये कुछ डेटा था, कुछ फैक्ट था, मैंने आपको बता दिया। रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार और सुन लेना, तो ये चीजें आपको दिमाग में रह जाएंगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में, अब उस सवाल का आंसर देने का कोई मतलब है नहीं, हालांकि रविशंकर जी को भारत रत्न मिला था, वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 1 2 3 4 ही इनका सही सुमेलित है। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों ना भी पता हो, ये दोनों पता होंगे तब भी आंसर मिल जाएगा, काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं, तो रणवीर सिंह इसका आंसर है। एक महिला और हैं जिन्होंने ये दोनों पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये बेसिकली किसके लिए दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार खेल में विशेष जो लोग करते हैं, है ना, विशेष खिलाड़ी होते हैं, उन लोगों को दिए जाते हैं। एक तो आपके रणवीर सिंह हैं और दूसरी एक और खिलाड़ी है मीना शाह।
ठीक है। मीना शाह, खतरनाक फैक्ट है, याद रख पाओ तो रख लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। रणवीर सिंह और मीना शाह अब तक उत्तर प्रदेश के ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें लक्ष्मण पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार दोनों दिए गए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, अब आपको फैक्ट दिमाग में रखना है, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? लक्ष्मण पुरस्कार। और आप देख रहे हो 2 बार यहां से सवाल पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश की समसमाएगी, ठीक है। उसके लिए भी नहीं घबराना है, पूरा 8-9 महीने का समसमाएगी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो क्या है कि लक्ष्मण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो भी रिसेंट में रहे उनको आप लोग ध्यान रखना, किसको किया गया है। ये इसलिए प्रश्न लगा के लाया हूं ताकि उत्तर प्रदेश के करंट में भी आपको पता होगी कौन से करंट से करंट लगना है ना। पोथी नहीं पढ़नी है, जहां से सवाल पूछने की प्राय प्रकृति रही है वही को हमको ज्यादा फोकस करना है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश शासन में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे जो शहनाई वादक थे, है ना। YouTube पे कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लेना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, पीपणी नहीं बोलते इसको, वाला शहनाई, ठीक है। मतलब पीपणी तो नहीं बोलना चाहिए मुझे इसको, खैर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और ये 2006 से शुरू किया गया है संगीत रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश में, किसकी स्मृति में? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से थे? शहनाई वादक। तो देखो 2007 में पूछ लिया। मतलब कोई नया पुरस्कार इस प्रकृति का शुरू किया जाए तो किसकी याद में किया गया, उनका किससे कनेक्शन है, ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया? तो ये 2016 में दिए गए थे, तो 17 में सवाल पूछा था। और अब देखो स्पेशल कैरेक्टर हो गया, मतलब भारतीय अमेरिकी, मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे हर साल मिल रहे हैं, खूब मिलते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश रत्न कई लोगों को मिलता है ना, लेकिन वो उसमें से जो स्पेशल कैरेक्टर है, अब जैसे मान लो किसी दिव्यांग को दे दे तो उसका नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, किसी भारतीय मूल के विदेशी को दिया तो उसका नाम दिमाग में होना चाहिए, इस तरह से। हालांकि इसका आंसर क्या था? फ्रैंक इस्लाम था। आगे चलते हैं। 2005 का यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को दिया गया? तो ये यश भारती सम्मान भी, ये तो बहुत फेमस सम्मान है ना, ये काफी फेमस सम्मान है, तो इनको आप ध्यान में रखोगे। यश भारती, भारत भारती, है ना, ये कुछ सम्मान है जो हिंदी संस्थान द्वारा भी कुछ प्रदान किए जाते हैं, उनको भी देखते हुए चलना। आगे चलते हैं। मैं इन पे आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, स्पीड में कराते चलते हैं, 30-35 मिनट लगेंगे बस आज की क्लास में। उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो अब देखो ये यूपी स्पेशल का करंट हो गया, मतलब स्वर्ण पदक दुनिया बतेरे खेलों में तमाम जीत रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन कौन से बालक हैं उसमें, वो किस किस खेल में है, उनका नाम और उन्होंने किस प्रकृति में या किस तरीके का पदक जीता है, ये आपको पकड़ना है विभिन्न खेलों में से, ठीक है। तो विभिन्न खेलों का भी पोथा नहीं रटना है, ये देख लेना है कि भाई पहले तो गोल्ड वोल्ड वाले आप याद करते ही हो, उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के हमारे खिलाड़ी हैं उनके नामों को विशेष याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न पूछा वहां से जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से 2-3 सेगमेंट कवर हो गए, खेल कवर हो गए, करंट अफेयर्स कवर हो गया, उत्तर प्रदेश विशेष कवर हो गया, तो ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। आगे चलते हैं। मार्च 2008 में काशीराम खेल रत्न पुरस्कार, अब तो ये शायद समाप्त कर दिया गया है, ये किसको दिया गया था? उस समय प्रवीण कुमार, भारतीय टीम के बॉलर थे प्रवीण कुमार, उनको दिया गया था, मायावती जी के समय शुरू किया गया था। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार के कोई भी पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश विशेष से हैं, उत्तर प्रदेश के विशेष लोगों को दिए जा रहे हैं, उनका आप लोग विशेष ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब आगे पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र। उत्तर प्रदेश में केवल कल्याण पत्रिका पूछी गई है, कहां से प्रकाशित होती है, वही सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है फिर से रिपीट होने की संभावना है। कल्याण पत्रिका क्या है? जो आपकी कल्याण पत्रिका है एक धार्मिक पत्रिका है, और जो गीता प्रेस है गोरखपुर वाली, सबसे सस्ती किताबें मिलती हैं, पता है, गीता प्रेस गोरखपुर में, है ना। मुझे तो लगता है वो लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में, क्या लॉस में काम करते हैं, है ना। पूरी आपकी संस्कृति से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, है ना, मतलब सोचो एक संस्थान पूरा जिम्मा उठाया हुआ है ना। तो उनकी मासिक पत्रिका है कल्याण, काफी पुरानी पत्रिका है, जिसमें धर्म से संबंधित कथा कहानियों के माध्यम से उनके पौराणिक संदर्भ लिख के, बहुत अच्छी पत्रिका होती है। अगर आप अपने धर्म अपनी संस्कृति में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पढ़नी चाहिए वो पत्रिका, और बहुत सस्ती आती है, मुझे लगता है 50-60 रुपए की आती है, 50 की भी नहीं आती, कम की आती है ना, कल्याण पत्रिका, ठीक है। तो वो आपको पढ़नी चाहिए,
मैं तो उसके ऑनलाइन एडिशन मिल जाते हैं, वो पढ़ लेता हूं जब कभी मन होता है उस तरीके का कुछ पढ़ने का। काफी अच्छे अच्छे प्रसंग वहां आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो कल्याण पत्रिका आप याद रखना कहां से प्रकाशित हो रही है, गोरखपुर, और कौन, गीता प्रेस गोरखपुर उसको प्रकाशित कर रही है। तो सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कौन प्रकाशित करता है, तो कौन प्रकाशित करता है, गीता प्रेस प्रकाशित करती है, या गीता प्रेस गोरखपुर से वो प्रकाशित होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, और 1923 से प्रकाशित हो रही है। आपकी किताब में यद्यपि 1926 दिया है, लेकिन ओरिजिनल गीता प्रेस के उस पे जाओगे आप पेज पे, तो उन्होंने वेबसाइट पे 1923 दे रखा है। खैर, पत्रिका कल्याण प्रकाशन होता है कहां से, गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से इसका प्रकाशन होता है। याद रख लोगे, 2 बार सवाल आया है, रिपीट हो सकता है। अब अद्यतन जो भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल है और वो कौन कौन से हैं उनको भी देख लो। ये सवाल आप हो सकता है कक्षा छोड़ के चले जाओ, अरे करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है, पुराना है, क्या आएगा भाई साहब, मैं नेचर बता रहा हूं, है ना, आत्मा बता रहा हूं आपको करंट अफेयर्स की। करंट की आत्मा कहां से करंट लगाती है, इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल आला, मतलब समझ रहे हो, इसको समझ गए तो आपके पढ़ने का नजरिया वही होगा, आप चीजों में वही चीज पकड़ेंगे, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का अनुमोदन किया है। अब देखो इंपॉर्टेंट खबर है ना, मतलब ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो, कोई नया विश्वविद्यालय बन रहा है, कोई नया स्टेडियम बन रहा है, कोई नई कुछ चीज शुरू हो रही है, कोई भारत सरकार की नई योजना है और उत्तर प्रदेश से आके शुरू हुई है, या उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़े लेवल पे योजना है, तो उनका स्थान, उनका दिनांक याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, विधि विश्वविद्यालय कहां है, प्रयागराज या इलाहाबाद में विधि विश्वविद्यालय की नींव रखी, अब तो लगभग शुरू होने की स्थिति में है, ठीक है। चलो, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया था, 6 स्थल शामिल किए गए थे। वर्तमान में टोटल रामसर स्थल उत्तर प्रदेश भारत में कितने हैं, 75, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उत्तर प्रदेश में इनमें से 10 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। भारत में कुल जो है अभी 28 शायद नए आए थे, उनके बाद टोटल 75 हो गए थे। उसमें हमने किया भी था कि आजादी के 75वें वर्ष हमारे 75 रामसर स्थल हो गए, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, चलो, कि रामसर स्थलों में भी, आर्द्र भूमियों में भी, वो आर्द्र भूमियां जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण थोड़ी और क्रिटिकल स्थिति में आ जाती हैं, तो उनकी रक्षा के लिए उनको एक विशेष नाम दिया जाता है कि फलाने रिकॉर्ड में ये रामसर स्थल शामिल हो गया। तो आपको यह बताना है कि उस रिकॉर्ड का नाम क्या है, उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो हमें सबको मालूम है सुर सरोवर, पीछे पढ़ के आए थे, पीछे हमने पढ़ा था समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है ना, सरसाई नावर झील और सुरसिर मानसर झील। तो हमारे यहां सुरसिर मानसर झील नहीं है, ठीक है, झोले नहीं, ये झील लिखा होगा, सुरसिर मानसर झील अपने यहां नहीं है। ये कहां है, ये आपकी पड़ती है सुरसिर मानसर झील, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है सुरसिर मानसर झील, तो इसको भी ध्यान रखोगे आप, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो सुरसिर मानसर झील को याद रखोगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। अब देखो, ऐसे ही इन्वेस्टर समिट कहां आयोजित की जा रही है ना, इस प्रकार का कोई भी अट्रैक्टिव वाला सिस्टम हो ना, और खासकर पॉजिटिव सकारात्मक कोई चीज आ रही हो जिसका लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्ट हो। आप समझो, क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, जिस प्रश्न का ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा होता है ना, चाहे वो लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट हो, यानी ज्यादा प्रभावशाली वाला जो प्रश्न होता है वो पूछा जाता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, लखनऊ में की थी, हालांकि पुराना सवाल है, करंट अफेयर्स का है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान। अब देख रहे हो, मतलब कितना एक अजीब सा फैक्ट है ना, यद्यपि 5 रुपए की किताब वाला सवाल है ना, लेकिन कोई बात नहीं, एक बढ़िया सा फैक्ट है। तो 2015 के जो पंचायत चुनाव हुए थे उस समय ये सवाल पूछा गया था। आजमगढ़ का एक गांव था, उसका नाम भी आदम करके कुछ था, ठीक है, आदम करके कुछ नाम था उसका। वहां एक आंटी जी थी, भाई साहब 112 साल की बुढ़िया की घुट्टी, हमने तो बचपन में वही पी है ना। चलो, तो यहां 112 साल की ग्राम प्रधान बन गई। खैर आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री कहां लगाई जा रही है, तो अब तो ये लग चुकी है रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री। तो आप वैसे भी ध्यान रखना कि रेल कोच फैक्ट्री कहां है, उत्तर प्रदेश में रायबरेली में है। आगे चलते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो ये लखनऊ में शुरू किया गया था, है ना। ये इनमें से क्या है, आगरा, वाराणसी, नोएडा, समुद्र में नहीं भाई, लखनऊ है। लखनऊ में हुआ था 2014 में, जो इकाना स्टेडियम है ना, जिसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है। दूसरी बात,
अब याद रखना बीसीसीआई ने 2023 शायद मार्च या अप्रैल में बनारस में नए स्टेडियम की एक वो किया, तो वो काफी बनके तैयार है और शायद मार्च अप्रैल में ही उसका उद्घाटन है। ठीक है, मतलब इस बार वाले आईपीएल उसमें देखने मिल जाएगा आपको बनारस में। ठीक है, तो बनारस में एक नया स्टेडियम बन रहा है। तो क्वेश्चन अगर सेम चीज का रिपीट होके आया तो कहां बन रहा है नया स्टेडियम? बनारस, याद रख लेना। लो नीचे लिखा हुआ भी है, मार्च 2023 में बीसीसीआई ने वाराणसी में एक नए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को मंजूरी दी है। चलो, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 2015-16 को, हाँ ये यद्यपि करंट अफेयर्स है, लेकिन अब फैक्ट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि किसान वर्ष किस वर्ष को उत्तर प्रदेश सरकार ने मनाया था। अगर मैं हूंगा, मैं एग्जामिनर बैठा हुआ हूंगा तो यह सवाल जरूर पूछूंगा, क्या किस वर्ष को, क्योंकि इससे कई सेगमेंट कवर हो गए, एग्रीकल्चर कवर हो गया, किसानों की खुशहाली कवर हो गई और उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजनात्मक तरीके से स्ट्रांगनेस कवर हो गई। ठीक है, तो किस वर्ष को किसान विकास के रूप में मनाया था? 2015-16। इसके साथ साथ माता और शिशु देखभाल करके ऐसा भी कोई वर्ष लिखा हुआ तो है, हाँ 2015 को किसान वर्ष तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष के रूप में भी मनाया गया। तो 2015-16 को आप याद रखोगे। ठीक है, ध्यान में रखोगे इसको। आगे चलते हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एक आतंकवादियों, भाई साहब ये बड़ा विवादित सवाल था जब आया था, मतलब ऐसे सवाल नहीं देने चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर को ऐसे सवाल नहीं देने चाहिए। यद्यपि आजमगढ़ को बोला जाता था ऐसा, वो लोगों का नहीं ऐसे नैरेटिव सेट करने चाहिए। खूब बवाल हुआ इस सवाल पे, फिर हटाना पड़ा आयोग को कि भैया गलती हो गई, प्रभु क्षमा कर दीजिए। चलो, हाल ही में जापानी मस्तिष्क ज्वर की महामारी, तो इस प्रकार का अगर कोई महामारी किसी जिले में ज्यादा फैल रही है, जहां उसका ज्यादा चर्चा है, तो वो भी थोड़ा डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखोगे। गोरखपुर इसका आंसर था। खैर, है ना, तो इन प्रश्नों को समझने का मेन मकसद यह है कि आपको नेचर समझ में आ जाए, आत्मा समझ में आ जाए करंट अफेयर्स की। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन है वो कवर अप कर लेते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी कराता चल रहा हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता अनावश्यक रूप से आपका ज्यादा समय बर्बाद करना। मैं क्लास में बकवास नहीं करता हूं कुछ भी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूं। आप जितने समय मेरे पास आए हैं उतने समय में बेहतर देने का प्रयास करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रोपोजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करे। यह ग्रीन पावर क्या है? बेसिकली क्या है ना, ग्रीन पावर, क्योंकि वहां थोड़ी सी ताज के आसपास जो है औद्योगिकरण ज्यादा है थोड़ा सा, तो उन्होंने क्या किया है कि भाई साहब जो तुम उद्योग में वो जला रहे हो ना कोयला, उसको गन्ने की खोई क्या होती है? गन्ना कभी खाया हो तो चूस के फेंका होगा, या जूस पीने वाला की हो खाली। ठीक है, मतलब जूस भी पियो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन गन्ना खाने का मजा अलग है ना, दांत से पूरा छीलना पड़ता है, काट के खाना पड़ता है, ओ हो आनंद अलग है। खैर, तो उस आनंद की प्राप्ति अगर आपने नहीं की है तो आपको इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है फिलहाल। तो वो जो चूसने के बाद खोई सी बच जाती है ना, तो वो खाली तुम ही चूस के थोड़ी खोई इकट्ठी कर रहे हो। बड़ी बड़ी मिलें हैं वो चीनी बना रही हैं, वो भी तो खोई इकट्ठी कर रही है, तो उसको साथ जलाने में थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है ना, वो हीट उतनी प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन कोयले की अपेक्षा में कम थोड़ा हानिकारक है, तो वो था। तो खोई पर आधारित पावर से है उत्पादन या उसका साथ में जलना। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों को प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे अब आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाते हो, निवास बनवाते हो, आवास बनवाते हो, कुछ भी बनवाते हो, तो इन सारी चीजों को आप ऑनलाइन अप्लाई करवा देते हो। तो इनका क्या उपलब्धि है? सहज तरीके से मिलती है, बिल्कुल ठीक बात है, आपको कहीं ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं। हालांकि व्यवहारिकता कुछ अलग है, लेकिन ठीक है, ठीक है, समयबद्ध तरीके से चीजें हो जाती हैं। उस समय 13 चिन्हित सेवाएं थी, अब कुछ अलग होंगी, एक बार देख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई नया योजना, जैसे मिशन शक्ति काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देखते चलना, जहां भी मिले वहां से सवाल आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत नहीं, ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत क्या होता है? अगर भाई साहब इतने दिन में नहीं हुआ तो पूरा पैसा वापस, तो ऐसा वाला कोई सिस्टम नहीं है। 1 2 3 सही है, मिलाओ बी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना, है ना, अब देखो कितनी बड़ी योजना है, पीड़ित मुआवजा योजना। इसमें कह रहे हैं कि अगर आप बलात्कार से पीड़ित हो, अगर देखो उन ऐसी चीजों की भरपाई तो की ही नहीं जा सकती, लेकिन तत्काल रूप से व्यक्ति को थोड़ी आर्थिक मदद दी जा सकती है ना। यौन हिंसा से पीड़ित हो, तेजाब पीड़ित हो, तो इस प्रकार इसमें सारी चीजें शामिल थी। हत्या से पीड़ित कोई है, यौन दुष्कर्म से पीड़ित है, युद्ध पीड़ित है, तेजाब हमले से पीड़ित है, सभी चारों, तो उनके लिए पीड़ित मुआवजा योजना चलाई गई थी कि उनको कुछ ना कुछ आर्थिक मदद उनकी कर दी जाए। आगे चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में? ये कहां है?
घुसेड़ दिया यहाँ, राजस्थान में, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में। अब देखो इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, मोदी जी गए थे जी फीता काटने, तो भाई साहब मोदी जी जहां जहां फीता काटने जाते हैं ना, जिसका उद्घाटन करते हैं उसको ध्यान में रख लेना। जैसा रैपिड रेल वाला ध्यान रखना, रैपिड ट्रेन मोदी जी ने अभी उद्घाटन करा है और वो उत्तर प्रदेश में भग रही है ना, मतलब दिल्ली से मेरठ के लिए ना रैपिड वाली, लेकिन अभी उसके कुछ हिस्से का उद्घाटन हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है किस हिस्से का, कहां से कहां तक, याद रख लेना, ठीक है। चलो, तो स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में है। ये जैन गुरु थे, उनका नाम अगर मैं विजय करके कुछ था, विजय सूरी समथिंग ऐसे ही कुछ था, ठीक है। उनकी स्टैच्यू ऑफ पीस है ना, जैन संत थे, विजय सूरी करके ऐसी कुछ है, देख लेना एक बार पूरा नाम। तो मोदी जी ने उसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया था, तो इसलिए चर्चा में होगा, ठीक है। चलो, अब आ गए विविध उत्तर प्रदेश से जो भी अंतिम बिल्कुल चैप्टर है, मस्त बिंदास एकदम। 15-20 प्रश्न और हैं, 10 मिनट आपके और लूंगा, फिर मैं यहां से विदा लूंगा। आप भी मौज लेना, मैं भी लूंगा, ठीक है। चलो खैर, तो विविध में देख लेते हैं कौन कौन से सवाल आए हैं। यहां से कुछ फैक्चुअल डेटा आपको मिलेगा, चलते हैं। देखो, लेखकों के नाम और पूछा है कि उनके उपनाम, है ना, मतलब वो किस नाम से लिखते थे। तो बढ़िया सवाल है, मतलब ऐसे सवाल रिपीट होने चाहिए। हालांकि ये बीईओ 2019 में आया है, अच्छा सवाल है। देखो, अब देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम से लिखते थे, तो आपने कई जगह पढ़ा होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका पूरा नाम ही ऐसे ही लिखा जाता है। तो ए का तीसरा देखो क्या आंसर मिल रहा है। लो भाई सब कठिन बना दिए ऑप्शन, आगे चलते हैं। रघुपत सहाय, तो ये फिराक गोरखपुरी के नाम से लिखते थे, रघुपत सहाय। तो बी का पकड़ो चौथा, बी का चौथा ये रहा, ये रहा। आगे चलते हैं। वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन नाम से लिखते थे। कैसे याद रख सकते हो, वैद्य जी हैं भाई साहब, नाक का काटा हुआ यही सही करेंगे, तो ऐसे गोला बना लेना वैद्य पे और नाग पे, ताकि रिपीट होगा ना सवाल तो आपको मेरी ये लाइन याद आ जाएगी और उत्तर सही लग जाएगा, ठीक है। तो सी का क्या होगा, दूसरा पकड़ो, सी का दूसरा कहां है, ये रहा, मतलब सी आंसर हो जाएगा। और जो आपका धनपत राय श्रीवास्तव थे, देखो मुंशी प्रेमचंद का क्या नाम था, धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है। चलो, यद्यपि उनका तो कार्यक्रम ऐसे ही निपट गया, लेकिन आज के समय में कोई मुंशी प्रेमचंद जैसा बढ़िया सा कवि हो जाए भाई साहब, धनपत हो जाएगा, धन की वर्षा ही वर्षा हो जाएगी उस पर, ठीक है। तो धनपत ऐसे याद कर लेना। तो ए का क्या हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अच्छा सवाल है, रिपीट होने लायक है। आगे चलते हैं। गुलाबी गैंग आंदोलन, ठीक है। गुलाबी गैंग आंदोलन बेसिकली क्या था, इनमें से किसने शुरू किया था, संपत पाल, नहीं संपत पाल ऐसे ही करके पूरा नाम है, ठीक है। गुलाबी गैंग आंदोलन था क्या कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू किया गया था। जो महिलाएं घर में हिंसा से पीड़ित थी, उनका पूरा एक गैंग बना के बोले ये तुम्हें कूट रहे हैं, तुम इनको मिलकर कूट लो, मतलब ऐसा उसका उद्देश्य नहीं था, लेकिन उनकी आवाज उठाना, उनकी बुलंदी से आवाज उठाना, ये उस आंदोलन का मेन उद्देश्य था। तो इसके संस्थापक आपसे पूछ रहा है कौन थे, तो इसके जो संस्थापक हैं वो आपके थे जो संपत पॉल, इसमें जो नाम दिया है ना, इसमें संपत पाल, वो इसके संस्थापक थे। ला एक पता नहीं ला को भेज दिए इधर उधर, ठीक है। संपत पाल इसके जो है संस्थापक माने जाते हैं। तो अच्छा सवाल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, ठीक है। ये तो गुलाम अली की गजल भी है ना, गजल के रूप में भी उन्होंने गाया उसको, झीनी झीनी बीनी चदरिया। सुन लेना भाई, ये किसने लिखा था, अब्दुल बिस्मिल्लाह का लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ फेमस से उपन्यास हैं, है ना, वो आपको पता होने चाहिए, और ज्यादा भी ना पता कर पा रहे तो ये रट के रखो सवाल, है ना। रिपीट वाले मूड में आए तो गलत ना हो, या इसको कोई कुछ ना कुछ चर्चा में होगा, कुछ मिला होगा आइटम, ठीक है, इसलिए पूछ लिया। आगे चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था होती है ना, मतलब देश के कानून के ऊपर उनकी खाप पंचायत है, यद्यपि ये गलत है ना। ऑनर किलिंग के मामले बहुत देखने में मिलते हैं। ऑनर किलिंग बेसिकली क्या होता है कि लड़का ने भाग के शादी कर ली, है ना, अपनी जात से, तथा कथित ऊंची जात वाला है वो, उसने नीची जात मान लो समाज में मानते हैं, उसमें शादी कर ली, या कुछ लड़की ने भाग के शादी कर ली जी, गांव के गांव तक में ब्याह नहीं होते हैं, है ना। आप लोग तो शहर के निवासी हो, आपको क्या पता, गांव के गांव में अगर किसी का प्रेम है तो शादी हो नहीं सकती भाई साहब, ठीक है। खैर, तो उसमें क्या है, ऑनर किलिंग, मतलब उसको आत्मसम्मान मान लेते हैं, और आत्मसम्मान के लिए लड़का लड़की दोनों उड़ा देते थे। अब तो ये चीजें कम हो गई हैं, ऑनर किलिंग का मामला बहुत देखा जाता था इसके तहत। तो खाप पंचायत जो लगती है, जाट समुदाय के लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में, जाट समुदाय के लोग, वहां खाप पंचायतों का ज्यादा चलन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र एनडीआरसी की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की गई है? ये सवाल भी पता नहीं है क्यों दिया गया है। पटना में की गई थी, ठीक है, करंट अफेयर्स का सवाल था, है ना, ये बेसिकली करंट अफेयर्स का सवाल है। एक चीज आप याद रखना, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी गंगा नदी डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है, राजकीय जलीय जीव। तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बाकी ये भी याद रखना, अब ये पूछ ले कि गंगा डॉल्फिन शोध संस्थान ये कहां है, तो याद रखना कि पटना में है, ठीक है। आगे चलते हैं। हॉवर्ड रिश्ते के अनुसार उत्तर प्रदेश में निवास क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनकी प्रकृति क्या है? वो आर्यो द्रविडियन प्रकृति के लोग हैं, है ना, क्योंकि मनुष्य को 4-5 कैटेगरी में बांटा गया है, आर्यो द्रविडियन, द्रविडियन, और ये जो ऊपर दिए इंडो आर्यन, मंगोलाइड, ये सब, है ना। मंगोलाइड को चाइना वाले, नॉर्थ ईस्ट वालों को मान लेते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश और इन ये जो आर्य द्रविड़ वाले मिलेंगे ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब एरिया में मिलते हैं, ठीक है। तो आर्य द्रविडियन, है ना, हॉवर्ड रिश्ते, इन्होंने कुछ वो किया होगा, इसका पूरा कैटेगराइजेशन इन्होंने कैटेगराइजेशन किया होगा, इसलिए इनके नाम से पूछ रहा है। तो बेसिकली आर्य द्रविडियन उत्तर प्रदेश के निवासी लोगों की कैटेगरी है, तो इसको वैसे भी याद रखना एज ए फैक्ट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? अरे भाई थोड़ी तो थे, है ना, था नहीं थे, कौन थे? तो इनमें से चौथे के तो गुप्ता जी थे, डॉक्टर नहीं, अतुल गुप्ता, अतुल कुमार गुप्ता उनका नाम था। अब जो हो गए हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में 5वां वित्त आयोग कार्यरत है, देखो लिखा हुआ है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 5वां वित्त आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष श्री आनंद मिश्रा हैं, ठीक है। तो सवाल रिपीट करेगा, तो आपसे अब 5वां वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा कि निम्नलिखित में से 5वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अतुल मिश्रा जी हैं, वो सॉरी आनंद मिश्रा जी हैं, है ना। या फिर आपसे मिलाने को पूछ लेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो चौथे के याद रखना अतुल गुप्ता, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि कब कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो लोकपाल और लोकायुक्त है ना, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम उत्तर प्रदेश 1975 है, 1975 में पास हुआ था। उस समय लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी थी? 6 वर्ष थी, ठीक है। वर्तमान में 2012 में, है ना, 2012 में पुनः संशोधन द्वारा क्या किया गया कि अब लोकायुक्त का कार्यकाल कितना कर दिया गया? 8 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। तो अब अगर सवाल पूछेगा तो 2017 में पूछा है, तो 17 के हिसाब से भी आंसर 8 ही होना चाहिए, उससे पहले पूछा गया होता तो 6 होता। देखो लिखा भी है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष था। वर्ष 2012 में अधिनियम को संशोधित कर लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। 8 मारता भाई सीधा। आगे चलते हैं। 8 भी होता था ना बचपन में, क्रिकेट खेलते थे तो मतलब क्रिकेट में तो रन 6 तक होते हैं, लेकिन भाई साहब 8 भी होता था कि वो जो दूर वाला पेड़ है ना, उसके पार अगर गेंद चली गई तो 8 रन है, मतलब 8। मैंने तो खेला है, आप में से पता नहीं कितनों ने खेला होगा 8 वाला क्रिकेट, किस किस ने खेला है कमेंट में बताएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त हैं? तो प्रथम लोकायुक्त, भाई साहब जब लोकायुक्त बनाया, सबसे खतरनाक संस्था, हर किसी की जांच कर ले, मतलब कोई ऐसा आदमी सोचो तुम्हारे आसपास हो जो सबकी जेब में हाथ डाल के देख ले, हाँ भाई दिखा भाई क्या चल रहा है तेरा मामला, तो ये लोकायुक्त वही वाले चाचा हैं, सबकी जेब में हाथ डाल के, मतलब किसी को भी चेक कर सकते हैं। तो इनसे जब पहले बनाए गए तो उनसे कहा प्रभु, हे प्रभु हमारे ऊपर दया बनाए रखना। मतलब पहले कौन थे? बिशंबर दयाल थे, ठीक है। तो न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, पिक्चर वाले संजय मिश्रा नहीं, है ना। चलो, संजय मिश्रा बॉलीवुड एक्टर, एक बेहतरीन अदाकार हैं, ठीक है। चलो खैर, लेकिन न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के 7वें लोकायुक्त हैं, मतलब अब तक 7 लोकायुक्त बने हैं, ये चचा अभी गद्दी संभाले हुए हैं, ठीक है। चलो, और लोकायुक्त के विषय में मैंने आपको बताया था, ये सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के कोई जज होंगे, है ना, इस तरीके से। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई, ठीक है। ये कहां हुई आपसे पूछ रहा है, प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहां हुई? तो इलाहाबाद में। बहुत फैक्चुअल घुसा हुआ सवाल है ना। प्रथम दुग्ध समिति याद रखें, प्रथम गन्ना समिति, तमाम तरीके की समिति बनी है, खैर कोई बात नहीं। चलो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? और ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का प्रथम पुलिस संग्रहालय है ना, भारत का प्रथम पुलिस संग्रहालय। तो इस प्रकार का अगर कोई बिल्कुल पूरे देश में पहला, कि साहब एशिया में भी जी पहले ही है ना, चाहे कोई क्या करे,
वो बना दे कि भाई बेहतरीन सी पॉपकॉर्न की दुकान है ना, लेकिन विश्व की पहली है, तो भाई साहब पॉपकॉर्न की दुकान भी याद करनी पड़ेगी। और यहाँ क्या मिलता है जी, मैगी मिक्स पॉपकॉर्न मिलती है। अरे और कुछ नहीं मिला बनाने को, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कोई पहला वाला आइटम है ना तो वो भी याद रख लेना, ठीक है। तो प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है, दैट इज गाजियाबाद, याद रखना, अच्छा फैक्ट है। चलो, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपकी है वो है रामपुर में, है ना। पहले इसका नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था, है ना। पहले इसका नाम भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था, जो मायावती जी द्वारा जो है इसको वो किया गया था इनॉर्गेट, लेकिन उसके बाद जो है अखिलेश यादव की गवर्नमेंट के समय इसका नाम चेंज कर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया था, ठीक है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला पूछे, डॉक्टर अंबेडकर नक्षत्रशाला पूछे, याद रखोगे कहां है, रामपुर में है, ठीक है। आगे भी दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहां है, वो भी रामपुर में है, ठीक है। बाकी एक नक्षत्रशाला आपकी लखनऊ में भी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम कहां है, तो जवाहर नक्षत्रशाला जो आपकी है ना। तारामंडल क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है, जहां इसमें बेसिकली होता क्या है, क्या कहते हैं, पूरा एक ऐसा ऊपर गोला सा लेंटर सा बना हुआ होता है, उसमें बढ़िया ऊपर से मतलब उन्होंने पूरा सिस्टम कर रखा होता है। आपको प्रॉपर चश्मे दिए जाते हैं, जाके देखो प्रॉपर लेजर लाइट के थ्रू पूरा तारामंडल दिखाते हैं, देखो ये है। एक ऑडियो सी चलती रहती है, आपके कुछ जगह कान में ठूस देते हैं, अरे मतलब अरे वही ईयरफोन माइक्रोफोन वाला, और कुछ जगह ऐसे ही मतलब चलता रहता है और आवाज आप सुनते हैं और चश्मा लगा के वो चीजें दिखती हैं, ठीक है। तो ऐसा बढ़िया सा सुंदर सा दृश्य होता है। तो ये जवाहर प्लेनेटोरियम कहां है, ये आपका प्रयागराज या इलाहाबाद में है, प्रयागराज या इलाहाबाद में है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ध्यान रखना भाई साहब, इलाहाबाद का तो नाम प्रयागराज हो गया, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। क्यों, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम चेंजिंग पावर राज्य सरकार के हाथों में नहीं होती है, और फिर कुछ यूनिवर्सिटी के भी रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। खैर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में नहीं है, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। रायबरेली में है, ना कि अमेठी। ये फैक्ट गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए, अरे फिरोजाबाद नहीं है, कल ही तो याद कराया था, फिरोजाबाद चूड़ी, फिरोजाबादी चूड़ी, ठीक है। तो याद रख लेना, कांच उद्योग के लिए और पॉटरी उद्योग के लिए आपका खुर्जा वाला एरिया, मेरठ के आसपास खुर्जा वाला एरिया फेमस है। तो ये भी गलत हो जाएगा। हे भगवान, पहला भी गलत हो गया, तुम भी गए, पहले वाले हटाओ, दूसरे वाले हटाओ, लो बच गए, 3 और 4 सही है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है, बिल्कुल सही है। प्रथम पॉलिस्टर रेसा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। यह फैक्ट याद रखना, पॉलिस्टर रेसा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहां है, बाराबंकी में है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में 5-7 सवाल और हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत के कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या का 82% निवास करती है? 2002 का सवाल है। अब तो भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, ठीक है। 2002 का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में ही थे सबसे ज्यादा पोलियो के मारे हुए, ठीक है। पोलियो बेसिकली एक रोग होता था, और आपको यह बताना है पोलियो किसकी वजह से होता है। विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, या फिर कवक फंगाई, किसकी वजह से होता है, कमेंट के माध्यम से बताओगे, ठीक। दूसरी बात, पोलियो मुक्त भारत को घोषित कर दिया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2014 में, ठीक है। पोलियो मुक्त घोषित हो गया है भारत। और आपका जो क्या कहते हैं वो है चेचक रोग मुक्त भी भारत घोषित हो गया है। ये सब खतरनाक बीमारियां थी, है ना, खतरनाक बीमारियां थी। पोलियो मुक्त, चेचक मुक्त भारत हुआ है 1977 में, ठीक है। 1977 में चेचक मुक्त, और विश्व से चेचक मुक्ति घोषित की गई है 1980 में, ठीक है। चलो ये कुछ फैक्ट्स थे, मुझे ध्यान में थे तो मैंने आपको बता दिए। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक इनमें से झांसी में नहीं है। 3 जानवरों के पॉलीक्लिनिक है इन जिलों में, याद कर लेना, रट लेना, फैक्ट है, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक क्रमशः लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में है, ठीक है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। मतलब ये खतरनाक वाले फैक्ट हैं। ऐसा फैक्ट ढूंढ के लाऊंगा कि आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। एग्जामिनर ऐसा सोचता है तब ऐसे सवाल देता है, तो इन सवालों में गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। मतलब जिनका आंख, कान, नाक, यहां तक कि बाल का भी आपको आइडिया ना हो ना, उस सवाल को नहीं छेड़ना भाई साहब। चलो आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? अनुषंगी मतलब हेल्पिंग नगर मान लो, तो दिल्ली के आसपास जो चिपके हुए नगर हैं उनको अनुषंगी नगर प्राय बोल लेते हैं। तो देखो कौन सा है इनमें से? गाजियाबाद है जी, खत्म हो गई बात। मुरादाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद सारे बाद वाले हैं। चलो इनमें से गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार, मुनि नहीं भूमि, भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो भूमि सुधार अधिनियम बेसिकली जितने भी राज्यों ने भूमि सुधार अधिनियम बनाए उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। क्यों? क्योंकि 9वीं अनुसूची के विषय में यह कहा गया था कि 9वीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन से इतर है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन बाद में संविधान ने उसको संशोधित किया कि एक डेट के बाद तक के, भाई साहब इससे पहले मैटर आपकी जेब में रखो, लेकिन इसके बाद कुछ भी डालोगे तो वो न्यायिक पुनरावलोकन में आएगा। तो ये सारे जितने भी भूमि सुधार किए गए थे सभी राज्यों द्वारा उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था ताकि उनका न्यायिक पुनरावलोकन ना हो सके। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो संस्कृति विभाग क्या क्या करेगा? संरक्षण करेगा, प्रकाशन करेगा, अभिलेखीकरण करेगा, बेकवा और दो, है ना, बेचेगा थोड़ी, संस्कृति की चीजें जो है उनको बेचेगा थोड़ी, उनका संरक्षण, उनका संवर्धन, उनका प्रकाशन, उनका क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें करेगा। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बिल्कुल करेक्ट बात है जी, 100 रुपए की। नौचंदी मेला याद कराया था मैंने, बाले मियां और नौचंदी देवी का मंदिर है एक ही जगह पे, नौचंदी मेला वहीं लगता है। भारतीय कला भवन बनारसी, चौरसिया नृत्य, चौरसिया गोरखपुर में नहीं है, चौरसिया नृत्य जौनपुर में होता है, जौनपुर, ठीक है। अब ये तो ध्यान से ही है, 4 बार करोगे, चौ और जौ, तो चौरसिया जौनपुर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का 22वां क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है? कुछ करंट अफेयर्स में डेटा आया होगा, उससे संबंधित सवाल है। सिंगरौली था। क्यों? क्योंकि यहां ताप विद्युत केंद्र ज्यादा है, कोयला खूब जलाया जाता है, कोयला का उत्खनन क्षेत्र है, इस वजह से ज्यादा प्रदूषित है। करंट अफेयर्स है ना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर। तो इसमें से किसको नहीं चुना गया है यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें से जो गाजियाबाद है उसको नहीं चुना गया था। करंट अफेयर्स का सवाल है। करंट अफेयर्स में अगर ऐसे ही कुछ नगर घोषित किए जाते हैं तो उन नगर 7-8 नगर हैं। देखो डेटा इतना भी नहीं याद करना है। मान लो कोई रोड बनना है और वो उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर गुजर रहा है, जी सारे रट लूंगा, रट ले भाई, सवाल ही नहीं पूछेंगे उनसे। अगर 2-3 जिलों से कोई, अब जैसे पूर्वांचल में झांसी को और बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे योजना चल रही है, तो वो 3-4 जिलों से है, उसको थोड़ा ध्यान रख लेना किस किस जिले से है ना। मतलब कम फैक्ट, एग्जामिनर भी जानता है कि आप कितनी दवाई खा सकते हो, उतनी डोज आपको दी जाए, इतनी डोज ना दी जाए कि कुछ ओवरडोज हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर? तो इस प्रकार के जो भी सर्वेक्षण होते हैं उनमें यूपी के कुछ अगर स्पेशल नाम है तो उनको याद रखना। फिलहाल अलीगढ़ था उस समय, तो इस प्रकार का कोई भी सर्वेक्षण आता है, कुछ भी आता है, तो उसके डेटा भी आपको ध्यान रख लेने, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का यह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ, रामपुर में अल्पसंख्यक समुदाय है ना, अल्पसंख्यक समुदाय का ज्यादा केंद्रीकरण है, उनकी जनसंख्या वहां ज्यादा है, ठीक है। चलो आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? यमुना नदी इटावा से होकर बहती है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। श्री टीवी राजेश्वर जुलाई 2004 में यूपी के राज्यपाल बने। IIT इलाहाबाद में, ये भी सही है, ये 2 फैक्टर तो सही है। अंबेडकर विश्वविद्यालय, अब देखो हाँ 2 हैं, एक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है ना, पूरा नाम जिसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और लखनऊ में है। जबकि जो आगरा विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उसमें बाबा साहब नहीं लगा हुआ है, मतलब नाम में नहीं लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी के नाम में। तो अगर ये दिया है डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, तो ये लखनऊ में ना होकर ये कहां है? ये आगरा यूनिवर्सिटी का नाम है। और पूरा नाम
एग्जाम दिया रहता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, वो आपका लखनऊ में है, BBAU है ना, और वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जबकि ये एक राज्य विश्वविद्यालय है। यही कथा देखो नीचे लिखी हुई है। तो इस प्रकार आपका उत्तर प्रदेश विशेष पूरा समाप्त होता है। ठीक है, कक्षाएं आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं ये सोच रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी 9 क्लास हुई हैं, क्योंकि पूरा उनका वो तो बनाना मुश्किल होगा, तो एक स्पीड वाली क्लास आपको 2.5-3 घंटे में प्रोवाइड कर दी जाए, जिसमें समस्त पूर्वावलोकन के 450-500 प्रश्न जितने हमने करे हैं वो सब टपक पड़े। खैर, आप क्या सोचते हैं बताना, कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अपने दोस्तों, अपने यार, अपने मित्र, सखा, सहेली, उनके साथ भी साझा करते चलना है। ठीक है, बाकी डिकोड एग्जाम के वापस आने के लिए दुआ कीजिए। ट्वीट अभियान जो चल रहा है उसमें हिस्सा लेते रहिए, जब भी आपको समय मिले ट्वीट करते चलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और किसी अगली बढ़िया सी कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।